बेटा इस सवाल की बात करते हैं। पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर with left end at 0,0 centimeter and the right one at 90 centimeter. When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only the left finger slip with respect to the scale and the right finger does not. ठीक है? After some distance, the left finger stops and the right starts slipping. Then the right finger stops at a distance xr from the center of the scale and the left one starts slipping again. This happens because of the difference in frictional force on the two fingers. If coefficient of static and dynamic friction between the fingers are this and this respectively, the value of xr. बेटा ये वन ऑफ द PYQ है जेईई एडवांस का और बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले अपन समझते हैं कि सवाल क्या है, फिर ट्राई करते करने का। देखो पहले सिचुएशन में क्या दिया है कि आपके पास एक स्केल है, ठीक है, और स्केल में आपने क्या किया, एक फिंगर को इस कोने पे रखा है और दूसरे फिंगर को 90 सेंटीमीटर वाले मार्क पे रखा है। ये इसका सेंटर हो गया। आप दोनों फिंगर को मूव करने की कोशिश कर रहे हो। इनिशियली क्या आप ऑब्जर्व करते हो कि ये वाला फिंगर मूव कर रहा है बट ये वाला फिंगर मूव नहीं कर रहा है। पहले रीजन समझते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा देखो सिंपल सा रीजन समझो कि सिंस इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स किसी भी वक्त लग रहा होगा बेटा, वो दोनों फ्रिक्शन फोर्स बराबर होंगे। दोनों फ्रिक्शन फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब आप ये दोनों फिंगर को पास लेके आओगे तो दोनों फिंगर एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास पे दोनों को मिलना है, ठीक है। अब समझो इस बात को होगा क्या कि यहां पे जो नॉर्मल फोर्स है बेटा वो N1 है और यहां पे जो नॉर्मल फोर्स है वो N2। ये जो डिस्टेंस है ये 0.5 है और ये जो डिस्टेंस है ये 0.4 है। अब देखा जाए तो सिंस ये स्केल घूम नहीं रहा है, रोटेट नहीं कर रहा, तो सेंटर के अबाउट तो टॉर्क तो जीरो होना है। अब सेंटर के अबाउट mg का टॉर्क तो वैसे ही जीरो होगा, तो N1 का जो टॉर्क होगा वो होगा N1 इंटू 0.5 और N2 का टॉर्क होगा N2 इंटू 0.4। ये टॉर्क होगा। अब टॉर्क को बैलेंस करने के लिए N2 की वैल्यू को N1 से ज्यादा होना पड़ेगा, यानी कि बेटा N2 मस्ट बी ग्रेटर देन N1। ये करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी है। अब तुम सोचो अगर N2 N1 से बड़ा है तो यहां पे जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू है, वो तो ज्यादा होगी और यहां पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू कम होगी। तो क्या होगा, जब आप दोनों फिंगर को स्लिप करवाओगे, जब दोनों फिंगर को इस तरीके से मूव करोगे तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा और यहां फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। तो ये फिंगर रुका रहेगा, ये फिंगर मूव करना शुरू कर देगा। दिस विल स्टार्ट मूविंग। तो मानते हैं कि कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ऐसा बन गया कि आपने बोला कि सर ये वाला फिंगर तो अभी भी 90 सेंटीमीटर पे है और ये फिंगर कुछ y1 डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। मान सर क्या आप y1 की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालोगे y1 की वैल्यू? तो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि देखो इस फिंगर को आप क्या करना चाह रहे हो, इस फिंगर को इधर खिसकाना चाह रहे हो तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा F1 इधर की तरफ और इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा F2 इधर की तरफ। पहली चीज तो फ्रिक्शन अपन ने F1 F2 मान लिया। दूसरा अपने को पता है कि यहां पे जो नॉर्मल की वैल्यू है ये बेटा N1 हो गया और ये बेटा क्या हो गया, N2 हो गया, ठीक है। नॉर्मल भी अपन मान लेते हैं N1 N2। तो ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू भी होगी N1 N2 की वैल्यू, तो अपन टॉर्क बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा ये 0.5 माइनस y1 हो जाएगा। तो ये जो, अच्छा एक काम करते हैं, सारा डिस्टेंस अपन सेंटर से ही मेजर करते हैं। तो एक काम करता हूं, इस डिस्टेंस को ही मैं y1 मान लेता हूं, सेंटर से मेजर करना ज्यादा इजी रहेगा ना। तो मैंने क्या बोला, अगर टॉर्क की बात किया जाए तो N1 y1 की वैल्यू जो है बेटा वो N2 इंटू ये वाली दूरी एंड दिस दूरी इज 0.4, तो N2 इंटू 0.4 के बराबर है, ठीक है। अब अगर तुमने y1 को सेंटीमीटर में लिया है तो यहां तुम इसको भी सेंटीमीटर में ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ठीक है रहने दो, अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब ये फिंगर रुका तो ये फिंगर मूव करना चाह रहा होगा, ऑब्वियस सी बात, मूव करना चाह रहा होगा। बेटा ये मूव करना कब शुरू करेगा ये बताओ। ये जो फिंगर है जो पहले रेस्ट पे है ये मूव करना कब शुरू करेगा, जब आप यहां पे लग रहे फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू है उसको क्रॉस करोगे, तभी तो ये मूव करना शुरू करेगा। और ये रुकने वाला है, ये भी रुका नहीं है, रुकने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो फ्रिक्शन चलते टाइम जो लग रहा होगा, जब फ्रिक्शन चलते टाइम लग रहा होगा वो काइनेटिक लग रहा होगा। लेकिन अब सोचो सिचुएशन रिवर्स होगी। अब रिवर्स कैसे होगी, ये फिंगर रुक गया, अब ये मूव करना चाह रहा है, तो ये रुक चुका है और ये मूव करना चाह रहा है।
इसका मतलब बेटा सिंपल सा फंडा ये हुआ। तो सिचुएशन देखो, सिचुएशन को समझो। एक है सिचुएशन जब मूव करने की चेष्टा रख रहा है, शुरू कर रहा है मूव करना, और एक है कि अब मूव करना शुरू हो गया। अभी क्या था कि मैं इसको मूव कर रहा था, अचानक से ये रुका और ये मूव करना शुरू करने वाला है। तो मैं अचानक से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं। अचानक से जस्ट पहले यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक, और यहां पे बेटा फ्रिक्शन लग रहा होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि जब आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को जैसे ही क्रॉस करोगे, जैसे ही ये 0.1 सेंटीमीटर हल्का सा आगे आएगा, वैसे यहां पे क्या होगा, इस फ्रिक्शन की वैल्यू ओवर कम हो जाएगी। ये तुरंत में यहां फ्रिक्शन बढ़ गया, यहां फ्रिक्शन को मूव करना शुरू कर दिया। मैं ऐसा बोल रहा हूं, हमारे पास दो फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है, एक फ्रिक्शन है स्टैटिक और एक है काइनेटिक। तो मैं बड़ा सिंपल सा रिजल्ट लिख रहा हूं, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट ये लिख रहा हूं, समझना इस बात को। यहां F1 F2 की वैल्यू बराबर है, तो F1 जो है वो F2 के बराबर है। F1 जो यहां पे लग रहा है, इस F1 की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं 0.32 इंटू N1, ठीक है। और यहां पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं 0.4 टाइम्स ऑफ N2, ठीक है। 0.4 ही है ना, हाँ 0.4। यहां से बेटा N1 और N2 का रिश्ता आ गया। क्या रिश्ता आ गया? रिश्ता ये आ गया कि N1 बाई N2 की वैल्यू जो है वो 40/32 यानी कि 85/4 के बराबर है। और यहां से अगर आप इस इक्वेशन से चेक करो तो N1 बाई N2 की जो वैल्यू है वो 0.4 अपॉन Y1 के बराबर है, विच इज 5/4। यहां से बेटा y1 की वैल्यू जो आएगी, y1 की वैल्यू जो आएगी, देखना क्या आ रही है यार, ये 0.4 इंटू 4/5 मीटर इंटू 100 कर दो बेटा, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये कितना है, 20 बार में ये कट गया, और ये पॉइंट उड़ाया, ये 10 आ गया, ये कट गया। तो यहां से कितना आ गया, मेरे ख्याल से ये तुम्हारा आ रहा है, पॉइंट से 1 सेकंड हो जाओ, 8 सेंटीमीटर आ रहा है आई गेस। वापस से चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा रहता है कि कैलकुलेशन मेरा गलती होगा। तो ये आ गया 160, तो 5, हाँ कुछ गड़बड़ है इसमें, कैलकुलेशन में अपन ने कुछ मिस्टेक किया है। तो डू चेक माय कैलकुलेशन। y1 की वैल्यू आ रही है 4/10। अच्छा 4, इसको मैं मीटर में एक्सचेंज करना चाहूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 4/5 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 5 8 जाए 8 4 32 आ जाए, ठीक है, 32 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब देखो बेटा क्या समझना इस बात, जब ये सेंटर से 32 सेंटीमीटर की दूरी पे है, देखो समझो, जब ये सेंटर से 32 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो फ्रिक्शन इस पे तो F1 लग रहा है, इस पे F2 लग रहा है। ये मूव कर रहा है उस सेंस में, बट ये रुकने वाला है, रुका नहीं है, रुकने वाला है। तो बेटा यहां पे जो मैंने फ्रिक्शन लिया वो काइनेटिक लिया, और ये मूव करने वाला है, किया नहीं है। यहां पे जो फ्रिक्शन लिया वो मैक्सिमम स्टैटिक लिया, उससे मेरी y1 की वैल्यू 32 सेंटीमीटर आ गई। पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन देखो अब क्या है। अब सिचुएशन में 32 सेंटीमीटर पे, 32 सेंटीमीटर पे ये हाथ है, और 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर बोल दो या 40 सेंटीमीटर बोल दो, दूसरा हाथ है। अब सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगेन सेम है, सब कुछ सिचुएशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है बेटा। ये N1 है, ये N2 है, यहां पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा F1, यहां पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा F2। थोड़े टाइम के बाद तुम ऐसा ऑब्जर्व करते हो, कैसा ऑब्जर्व करते हो, then right finger stops at a distance XR from the center। अब क्या हो गया, after some time the left finger stops and the right starts slipping। कुछ समय के बाद तुम ऐसा देख रहे हो कि इसी सिचुएशन में कुछ समय के बाद कुछ ऐसा होने वाला है कि बेटा ये तो स्टॉप कर चुका है, ये 32 सेंटीमीटर पे, ये 32 सेंटीमीटर पे बेटा ये तो स्टॉप कर चुका है, लेकिन ये मूव करना शुरू कर रहा है, और ये लगभग XR तक मूव करने के बाद स्टॉप करता है। अब अगेन सिचुएशन वही का वही सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। बेटा यहां देखना, समझने की कोशिश करना, यहां पे लग रहा है N1, यहां लग रहा है N2, यहां लग रहा है F1, और यहां लग रहा है F2। इस वक्त फ्रिक्शन F1 F2 के बराबर होगा, स्लोली मूव करवा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि बेटा ये रुकने वाला है XR पे, तो यहां पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये चलने वाला है, यहां मैक्सिमम स्टैटिक लग रहा होगा। यानी कि यहां पे जो फ्रिक्शन F1 होगा उसको मैं लिखूंगा स्टैटिक वाला, यानी कि 0.4 इंटू N1, और यहां पे जो फ्रिक्शन चलता हुआ है यहां पे मैं लिखूंगा 0.32 टाइम्स ऑफ N2।
बेटा यहाँ से जो n1 बाई n2 की वैल्यू आ रही है वो 32/40 यानी कि 8 4 32 8 5 4/5 आ रही है। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा टॉर्क बैलेंसिंग की बात की जाए बेटा n1 इंटू 32, दोनों अपन सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं तो कोई लफड़े की बात नहीं है, ऐसे भी यूनिट कट ही जाएगा। तो n1 इंटू 32 इज इक्वल्स टू n2 इंटू XR। और बेटा यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि n1 बाई n2 की वैल्यू जो है वो XR बाई 32 के बराबर है और वो 4/5 के बराबर है। तो XR की वैल्यू आ गई 4 इंटू 32/5 और जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 4 3 12 12/5 यानी कि आ रहा है 5 2 जा 10 5 5 जा 25 25.6 सेंटीमीटर। तो XR की वैल्यू आ रही है 25.6 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ XR इन सेंटीमीटर विल बी कितना है 1 सेकेंड 25.6 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर। ये सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।